देखो वेलोसिटी ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग का जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट टी बाई म्यू। ठीक है, ये बताइए म्यू पता है। अब एक चीज सोचो, ये गार्ड है, एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की जो टेंशन है वो चार्ज है, म्यू की वैल्यू 100 है। इस पल्स की डायरेक्शन से दी गई। अगर आपको ग्राउंड से ये पल्स स्टेशनरी दिखाई, कहां से? ग्राउंड से पल्स क्या दिखाई दे? स्टेशनरी दिखाई दे। तो इस कार्ड की वेलोसिटी क्या होगी और कौन सी डायरेक्शन? पीछे की तरफ 2 मीटर से, पीछे की तरफ 2 मीटर। इट मींस ये जो वेलोसिटी है स्पीड 4 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड आ रही है, किसके रिस्पेक्ट में? रस्सी के रिस्पेक्ट में आ रही है। बात समझ में आ रही? किसके रिस्पेक्ट में आ रही है? मैंने ये बताया था यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम। कौन सा मीडियम? जिसके थ्रू वेव जा रही है। क्या बात है? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो। एक रस्सी है, इसमें यहाँ पे इक्वल्स डाली हुई है, लेंथ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और म्यू क्या है? तुम समझ? आपको ये बताना है ये डिस्टर्बेंस ऊपर कितनी देर में पहुंचेगा। फटाफट सॉल्व करो। हाँ, लेंथ है।
उसको देखो न्यू तो है मास में मास आ जाता है और बीच में आ गया तो ये टेंशन लिख रहा हूं मैं अच्छा टेंशन एनजी आ गया बी इज इक्वल टू टेंशन अपॉन टेंशन क्या है एनजी न्यू क्या है भाई जो एनजी होता है ये काय बताऊं मैं अंडर रूट जी है ना अंडर रूट जी मेरा next class ये देखो सर क्या L by इस पॉइंट पे टेंशन निकालो ये मान लो डिस्टेंस y है हल्की सी डिस्टेंस dy है तो यहाँ पे जो वेट होगा वो यहाँ पे टेंशन होगी तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगी म्यू है बिल्कुल म्यू इनटू y हो जाएगी इनटू जी टेंशन हो गई म्यू को डिवाइड कर दो तो t बाय म्यू क्या आ गया y जी g इनटू y आ गया अंडर रूट कर दो दोनों साइड का ये क्या आ जाएगी लेकिन ये वेलोसिटी इस पॉइंट पे ही होगी ना ऊपर ऊपर जैसे जब टेंशन बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो v को क्या लिख सकते हो तुम
dy by dt भाई जिस रेशियो डिस्टर्बेंस ऊपर जा रहा है तो dy अंडर रूट g by dt 0 से लेके अंत तक चलेगा क्या तो 0 to t टाइम हो गया आया y की पावर माइनस हाफ प्लस 1 नीचे भी हाफ आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट y आ जाएगा अरे इंटीग्रेशन अंडर रूट आ ही जाएगा ये क्या आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आया ना c किसके बराबर आ गया 2 अंडर रूट l by लॉजिक आ गया सर पता नहीं क्यों मेरी इच्छा नहीं हो रही इसको जल्दी जल्दी कराने की मुझे लगता है ढंग से समझ में आया तो ठीक है ये वेलोसिटी तक समझ में आ गया अब 3-4 जो चीजें पूछी जा रही हैं वो फटाफट फटाफट बता देता हूं फिर आगे फिर करते रहेंगे एक पूछा जाता है इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस क्या होता है जहाँ पे क्रैश होता है फिर दूसरे का यहाँ पे एक वेव में क्रैश होता है फिर दूसरे का इंटरफेरेंस होता है तू भी बोलना मेरे साथ ठीक है जो भी बोल रहा बोलता रह तू जो बोल रहा हूं ऐसे कुछ भी बोलता रहता है यार बोल तो भाई तू चुप क्या हो रहा हां तो बस बात यही है जैसे बोलने बोलेंगे फिर तू चुप हो गया तू मैं नहीं बोल रहा सिर्फ हम दोनों बोलेंगे तो बोल कुछ भी बोलना है यार जैसे मैं बोल रहा हूं बोल फालतू की बात बोल सकता है कि हां ये बात भी समझ क्या बात हो गया ये बात सुनो अब जब हम दोनों बोल रहे हैं ना तो तुम्हें दोनों की आवाज सुनाई दे रही है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा यस सर इसे बोलते हैं इंटरफेरेंस है ना जब दो जने बात करते तीसरा जना अंदर आता बात करने की किसके होते इंटरफेयर अब इंटरफेयर समझ में आ गया इंटरफेरेंस समझ में आ गया सिंपल लिटरल मीनिंग है इंटरफेरेंस का तो ये जो इंटरफेरेंस है ना अब वेव में कैसे होता है वो देखना अगर मान लो किसी मीडियम में वेव प्रेजेंट है y इक्वल टू 5 sin 2 pi t प्लस माइनस pi x y2 है 7 sin 4 pi t माइनस 2 pi x चलो इसमें pi कर अब मैं ये बोलता हूँ इन दोनों वेव का इंटरफेरेंस हुआ पहले बताइए दोनों वेव में इंटरफेरेंस कब कर सकती है सेम पोजीशन और सेम टाइम मीडियम में सेम ही जगह होनी चाहिए तभी इंटरफेयर होगी ऐसे थोड़ी है कि ये तो आज ही लिख दिया और ये कल का टाइम आ गया तभी इंटरफेयर कैसे करेंगे मैं आप बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर बाद में इंटरफेरेंस नहीं होगा मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये अपने घर में बोल रहा हूँ तो भी इंटरफेरेंस होगा तो दो वेव का इंटरफेरेंस कब होगा अब बात ये है कि जो दोनों की वेव मिक्स होगी तो कोई ना कोई नई वेव बनी
तो वो जो ये दोनों चीज क्या है, ये क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे जितने भी डिस्प्लेसमेंट है ना, उन सबको ऐड कर दो, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम आ जाएगा। आया ना, क्या कहा मैंने, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट कर दो, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बताता है, जब दो वेव इंटरफेयर करती हैं तो जो रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस हो गया या रिजल्टेंट वेव होगी जो भी होगी, ठीक है, उसका डिस्टर्बेंस क्या हो, वो कैसी दिखाई देगी, उसको कौन बताता है, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, if two or more waves are present simultaneously at same position in a medium, then the net displacement of medium at that point will be equal to vector sum of all the displacement that each wave would have produced independently. That is y1 a1 sin kx minus omega t, y2 a2 sin kx minus omega t plus 5, a3 sin kx minus omega t delta। तो जो रिजल्टेंट आएगा किसके बराबर आएगा, y1 y2 y3। तो कर क्या रहा हूं मैं, जितनी वेव होंगी मैं हर एक का डिस्प्लेसमेंट ऐड कर रहा हूं, और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो मीडियम पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा। इसे क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। तो लिखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पूछा जाता है व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इट states that if two or more waves are present simultaneously in a medium, if two or more waves are present simultaneously in a medium, then the resultant displacement will be equal to vector sum of all the displacement that each wave would have produced if present alone. Each wave would have produced if present alone. रिवर्स में ये वाला देखो अभी और था सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं बोलूं x इज इक्वल टू 3 और t इक्वल टू 4 के ऊपर,
रिजल्टेंट वेव होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो तुम इसकी वैल्यू सॉल्व करो, y को सॉल्व करो, सीधा ऐड करो, प्लस वाले को प्लस, माइनस वाले को माइनस। ये तो सिंपल तरीका हो गया। ऐसे ही करना चाहिए अगर ऑप्शन दिए हो, सीधा पुट करके चेक कर लो, सेटिस्फाई कर रहे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो और भी बढ़िया, तो ऑप्शन डी होगा। लेकिन अगर मान लो आपको ऐसे ऐड करवाने के बाद जनरल इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, इन सबको ऐड करवाने से क्या पूछ रहा है, जनरल इक्वेशन बनाओ। जैसे ये जनरल इक्वेशन है ना, देखिए ऐसे जनरल इक्वेशन बनाओ जो नेट डिस्प्लेसमेंट होने वाला है किसी भी पॉइंट पे। आई बात समझ में? तो आप क्या करोगे, A1 A2 के साथ ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 है ना, फिर A3 इसका A1 के साथ ये कितना होगा, मेरे हिसाब से एसएचएम में सीखा है, तो नहीं सीखा है, एसएचएम में मैंने सुपरपोजिशन करवाया है तुम्हें, नहीं नहीं करवाया, फिर रिजल्टेंट ये हो जाएगा, कोई बात नहीं, पूछा जाएगा तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर की तरह ही है, और ये एंगल क्या आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, अब आपकी जो इन सब का सम करने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, वो किसके बराबर आएगी, ए रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर वाले से आ ही जाएगा, वेक्टर इनटू sin kx माइनस ओमेगा टी। अब देखो इसके साथ इसका थीटा है, थीटा फाई है, इसके साथ में ये डेल्टा तो डेल्टा है, तो इसके साथ में इसका एंगल क्या है, थीटा है, तो प्लस थीटा, तो ये जनरल पता चल गया, पता चल गया, कोई बात नहीं, हम ये ऐसे चाहिए इसके साथ हो जाएगा ये वाला पार्ट, पर मिस कैसे हो गया है, समझ नहीं आया क्यों उन्होंने बोला था पार्ट। एक तो परपेंडिकुलर वाला है रेसिड्यूअल फिगर्स, वो तो नहीं करना, बाकी क्या मिस होगा, एक तो हैंडल फेजर सारा यूजुअली होगा, ज्यादातर तो क्वेश्चन फेजर उसको बोलते हैं यार, वो ट्विल करता है, वो ऐसे करके क्या, वो एक्चुअली थ्योरी नहीं है, वो सिंपल ही है, बस उसके रीस्टोरी टॉक लगता है उसके अंदर, वो थ्योरी ऐसा नहीं है, वो स्पेशल वो तो कर लेगा, वो वैसे ही हो जाएगा, वो करवाने की जरूरत है नहीं, उसने उसको स्पेशल केस करके डिस्कस कर रखा है। देखा यार, नाम क्या, नाम ही नहीं है उसका, टॉरिजिनल पेंडुलम, हाँ टॉरिजिनल पेंडुलम है, ये अलग समझ में आ गया, कोई बात नहीं, अभी मैं घटा कर करा दूंगा, तुम्हें आ जाएगा। देखो अगर इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये सारी ऐसे की इक्वेशन ही है, तो बस रिजल्टेंट निकालना भी आ जाएगा तुम्हें। अगर मान लो दो वेव प्रेजेंट है, y1 इक्वल टू 4 sin ओमेगा t प्लस kx और y2 है 3 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस 5/2, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है, ये तो 4 हो गया, आ गया, ये 3 आ गया, 5 ये आएगा, तो 5 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 37, तो बस रिजल्टेंट के लिए क्या आ जाएगा 5 sin ओमेगा t प्लस kx प्लस, नहीं आ रहा, तो दो हमेशा सॉल्व करोगे ऐसे ही आएगा,
एक और देख लो, इसी के अंदर चेंज करके बता दो। ये भी 4 कर दिया और ये कर दिया 120 डिग्री। अब बताओ क्या आएगा, रिजल्टेंट 4 ही आएगा। पता है ना ये, रिजल्टेंट 4 ही आएगा। और यहाँ क्या आएगा, 60 डिग्री आया ना, क्या आएगा, हमें पता है ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये रिजल्टेंट आएगा ना, ये भी 4 होगा और ये क्या होगा 60 डिग्री होगा। बोलो नहीं, बस आगे ये 4 है, ये 4 है और ये है 60 डिग्री। अब बताओ कुछ नहीं है, यहाँ पे ये बन जाएगा। ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो ये √3 होता है। करवाया हुआ मेरा, तो रिजल्टेंट का सम सेम आ रहा है, तो डिफरेंस क्या आता है, √3 आता है मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा, आया ना। और ये एंगल कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे होगा, रिजल्टेंट नहीं होगा, ये एंगल क्या आ जाएगा 30 डिग्री, आया ना। नहीं बस आगे बात समझे, ये आ जाएगा 30 डिग्री, इतना 60 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। पूरा दिखाना है, समझे, ठीक है। ऐसे क्यों है, तो बस ऐसे वेक्टर बड़े साथ हो गई है, वेक्टर बड़े साथ हो गई है। हाँ कोई बात नहीं, तो सॉल्व तो करना आता है। ये दो का रिजल्टेंट यहाँ से देखिए, आपको किसका आइडिया लगाना है, एंगल का, आया ना, किसका आइडिया लगाना है, एंगल का। यहाँ तक समझ में आ गया। बस एसएचएम में भी यही होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना होता है, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। फेज तो समझ में आता ही है, साइन का जो आर्गुमेंट है वो फेज बोलते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपरपोजिशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिटा दो। सुनो, एक वेव के अंदर एनर्जी कितनी हो देखते हैं। यहाँ पे x डिस्टेंस पे चलोगे, छोटा सा एलिमेंट होगा, उसका मास का क्या होगा, म्यू इनटू dx होगा। यस, इक्वेशन में मान लेता हूं आपके पास y इक्वल टू sin dx माइनस ओमेगा t, तो ये तो मास क्या हो गया, dm मास हो गया। इसकी वेलोसिटी कैसे, dy बाय dt कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, a इनटू sin का क्या आ जाएगा, cos dx माइनस ओमेगा t, और ओमेगा से मल्टीप्लाई माइनस, ये क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो x डिस्टेंस पे dm मास अगर किसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ dm इनटू v स्क्वायर, तो हाफ dm की जगह क्या लिखोगे, म्यू इनटू dx और v स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर dx माइनस ओमेगा t, तो ये क्या हो गया, d काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से लेके अगर मैं एक लैम्डा की एनर्जी कैलकुलेट करूँ, एक लैम्डा हो गया, आया ना, यस। तो मैं 0 से काइनेटिक एनर्जी एक लैम्डा और इंटीग्रेशन 0 से लेके लैम्डा, cos स्क्वायर की जो एवरेज वैल्यू होती है वो आप होती है, याद रखना, sin स्क्वायर cos स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है,
इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी एक लैम्डा के अंदर हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा, और इसकी एवरेज वैल्यू हाफ कर दोगे आप तो पहले से ही तरीका हो जाएगा 1/4 है ना। ये बात हमेशा याद रखना, cos स्क्वायर की एवरेज वैल्यू sin स्क्वायर या फिर sin स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है। ये लॉजिक समझ में आ गया। तो cos स्क्वायर या जैसा cos स्क्वायर वैसे sin स्क्वायर है ना। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई एक लैम्डा। मेरे को एक चीज का जवाब दो, पहले ये सीसीटी इस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेच है या इस पॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेच है, फर्स्ट पे या सेकंड पे? सेकंड पे। पहले रस्सी इतनी थी, अभी रस्सी इतनी होगी, इतनी होगी। पहले रस्सी ये इतनी थी, ऊपर गई तो भी लगभग इतनी थी, तो स्ट्रेच आ जाता है सेकंड पे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी स्ट्रेच में, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज्यादा होगी या 2 पे ज्यादा होगी? 1 पे कैसे, वहां पे तो रेस्ट पे आ जाता है, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे हो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो और भी पार्टिकल ऐसे चल रहा था आपके बी पोजीशन, तो रस्सी का ये पॉइंट तो रेस्ट पे आया होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, इसकी होगी वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी पे मैक्सिमम इसकी और पोटेंशियल। तो ये बात याद रखना, ट्रैवलिंग वेव में जिस एलिमेंट के पास जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है उतनी काइनेटिक होती है। या तो डिराइव करके या रटने, डिराइव करने का फायदा है तो रटे लेते हैं। बस ये है कि दोनों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। तो एक लैम्डा में टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी एक लैम्डा में कितनी हो जाएगी, 1/4 म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी एक लैम्डा में, 1/2 हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा। क्या बात समझ आ गई? एक लैम्डा की एनर्जी बता सकते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, एक लैम्डा कितनी देर में प्रोड्यूस होता है, एक टाइम पे। तो अगर मेरे को पावर निकालना है, पावर टोटल एनर्जी एक लैम्डा अपॉन टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा बाय टी। लैम्डा बाय टी किसके बराबर हो गया, वेलोसिटी आया ना। तो पावर का क्या फॉर्मूला हो गया, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, या पावर का फॉर्मूला समझ में आ गया। अब सुनो, मतलब एक लैम्डा को जनरेट करने में कितनी एनर्जी लगेगी, वैसे 5 लैम्डा होंगे तो कितनी एनर्जी लगेगी, तब तुम वेव के अंदर एनर्जी देख के बता सकते हो। आधे लैम्डा में कितनी एनर्जी है वो भी बता सकते हो, आया ना। 1/4 में दिखाना पड़ेगा तो आपको 0 से लेके लैम्डा बाय 4 तक क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, आया ना। मतलब तरीका तो समझ में आ गया। और जितनी काइनेटिक एनर्जी उसका ट्वाइस क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो जनरल एलिमेंट काइनेटिक एनर्जी का वैसे क्या बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का सेम एनर्जी का। एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम तो इतनी एनर्जी जा रही है, लेकिन जा रही किसके थ्रू है, ये जो रस्सी का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं। आया ना, इसके थ्रू जा रही है। तो एक टाइम पीरियड में इस एरिया से मैं डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है भाई, मान लो यहाँ से 50 जूल एनर्जी पर सेकंड जा रही है, तो यूनिट एरिया से जो जा रही है उसको क्या बोलोगे, इंटेंसिटी। अभी भी नहीं बात समझ आ रही, तो अब आपकी इंटेंसिटी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। आया ना, ये क्या आ गया, हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी आ गया, आया ना। और नीचे किससे डिवाइड कर दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से। इस चीज को ध्यान से देखना, ये क्या होता है, म्यू का मतलब क्या है, m/l into s। l into s क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ रस्सी, और मास से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, रो मास डेंसिटी होगी सीधी सीधी।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटेंसिटी का फॉर्मूला हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बी। मेरे हिसाब से अगर ये फॉर्मूला याद हो ये आसानी से बन जाएगा बिलोंग और फिर ये भी बन जाएगा। सर पावर की जगह पे टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी तो लिखा है पावर, टोटल एनर्जी लैम्डा में अपॉन भाई पावर क्या है, ये तो मैंने एक लैम्डा के टर्म्स में निकाल दिया ना, एक लैम्डा के टर्म्स में याद रखना आसान, वरना तो कौन सी लेंथ लेगा उसमें कंफ्यूज होता रहेगा बार बार में। आया ना, लैम्डा चेंज होता जाएगा तो कंफ्यूज होगा, तो सीधा एक लैम्डा ही ले लेता। एक लैम्डा को बनाने में कितनी एनर्जी, लैम्डा छोटा हो बड़ा हो क्या मतलब है, लिख लो क्या इसके पास होता है पता नहीं तो मतलब मुझे ये बोलना नहीं है कर ले भी, मेरे को कोई टेंशन नहीं कर हमने लिखा होता
एक चीज तो मैं पता चल गई, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। यस सर, ओमेगा है ना, ओमेगा ओमेगा को ये मान के चल रहा है कि बता सकते हैं इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर।
तो होता क्या है कि एक एग्जांपल करा जाए, ये वेव 1 और ये वेव सेम ही रेसिपी वेव है, एक बार ये बना एक बार ये, आपको बताना I1 by I2 का रेशियो कैसे चले आगे, I1 by I2 का रेशियो बताना पड़ेगा। सर वो वैल्यूज क्या है 5 और 5 एम्पलीट्यूड है तो फॉरवर्ड अब देखो क्योंकि सेम ही रेसिपी है, तो ये मैंने बता दिया फॉर्मूला क्या होता है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की। आप समझे जाओ, इधर ध्यान दो भाई, जो वेलोसिटी है वो रेसिपी डिपेंड करता है, सेम है तो वेलोसिटी सेम है, डेंसिटी भी सेम है, दोनों में अलग क्या चीज होगी फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा 1 a1 का स्क्वायर ओमेगा 2 a2 का स्क्वायर। हां यार यस a1 कितना है 5 और ये कितना है 4, तो इसकी जगह तो तुम क्या लिखोगे 5/4 सॉरी 5/2 का स्क्वायर। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 देखो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 की अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 2 है, नहीं बस तो ये 1 है तो ये क्या है 2 है, तो ये 1 है तो ये क्या है 2 है, हाँ है ना, सही बात है। कितना आ गया 25/60, ये लॉजिक समझ में आ गया पक्का। तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्या बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? अब एक चीज और समझ लो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का फॉर्मूला होता है, जो भी जनरल फॉर्मूला होता है ना वो होता है ऊपर इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, ये जनरल फॉर्मूला ऊपर का इलास्टिसिटी नीचे का डेंसिटी। अगर मान लो एक स्टील रॉड है, इसमें वेव ऐसे जा रही है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी
क्योंकि इसमें लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन होगा अपॉन डेंसिटी, तो वेलोसिटी स्टील रॉड में आया। ऐसे किसी सॉलिड में आवाज आती है जैसे दीवार की, तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होगा? मॉडुलस ऑफ पॉइंट सोर्स है चारों तरफ जा रही है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपॉन डेंसिटी आया। ये समझ आ गया। लेकिन अगर मैं एयर की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज एयर, तो क्या होना चाहिए? एयर में सिर्फ एक ही इलास्टिसिटी डिफाइंड है, कौन सी? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कौन सी डिफाइंड है? तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए? b बाय रो। न्यूटन ने सोचा कि ये जो बात बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ और तुम तक बात जा रही है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो बोला ये जो आवाज ट्रेवल कर रही है ना, कैसे ट्रेवल कर रही है? आइसोथर्मल कंडीशन। कैसे कंडीशन में? आइसोथर्मल कंडीशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सी कंडीशन में? आइसोथर्मल। पहले बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बता देता हूँ, डेल्टा पी, ये होता फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस इक्वल टू बल्क मॉडुलस स्ट्रेन। अच्छा समझ में आ गया? ठीक है, तो v किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा p इंटू v अपॉन डेल्टा v, माइनस साइन है तो ऐसे मैग्नीट्यूड ही लेना क्योंकि। अब सुनो, न्यूटन ने क्या कहा, कैसी कंडीशन में आवाज ट्रेवल करती है? आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में ट्रेवल करती है थर्मल, किसके अकॉर्डिंग? न्यूटन के अकॉर्डिंग। तो उसने क्या कहा, बल्क मॉडुलस निकालो इसका, निकाला बल्क मॉडुलस, तो तुम्हें पता है pv should be equal to constant, p into dv, v into dp equal to 0 आया ना? यस सर। तो देखो p किसके बराबर आ जाएगा? माइनस v into dp अपॉन dv, शायद ये बल्क मॉडुलस की, अरे यार देखो v dp into v या dp by dv into v, dp by dv into v, बल्क मॉडुलस आ जाए। तो इस केस में बल्क मॉडुलस किसके बराबर आ जाए? p। p तो फॉर्मूला क्या हो जाना चाहिए? अंडर रूट p बाय रो। न्यूटन ने इसी को यूज किया, इसको यूज करके बोल रहे होगा आंसर आ गया। आंसर आया इसका 280 के आसपास, 280 मीटर पर सेकंड। लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स आए वो आए 320 330, एक डिस्क्रिपेंसी थी, न्यूटन को समझ नहीं आया। फिर मार्केट में आया लैप्लास, लैप्लास लैप्लास है, लैप्लास मैथमेटिशियन है, उसने कहा दुनिया में जो भी फास्ट प्रोसेस है ना, दे ऑल आर एडिवेटिव, क्योंकि हीट एक्सचेंज होने का टाइम, मैं बोलता हूँ मेरी आवाज फटाफट तुम तक पहुंच जाती है, तो हीट एक्सचेंज होने का टाइम कैसे मिला? आया ना? बात समझ में आई नहीं? और एयर तो वैसे भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, पता है तुम्हें बात? यस ठीक है। तो उसने बोला ना ऐसे नहीं, ये बात ठीक नहीं है, बात को थोड़ा ठीक करो। लैप्लास ने, तो लैप्लास ने करेक्शन दिया, लैप्लास करेक्शन है ना? ये पूछा जाता है व्हाट इज लैप्लास करेक्शन। तो लैप्लास करेक्शन क्या था? उसने बोला कंडीशन कैसी है? एडियाबैटिक कंडीशन जब वेरिएबल है ना? कैसे पता चला? फास्ट प्रोसेस जो कि दुनिया में एडियाबैटिक, हीट एक्सचेंज होने का टाइम ही नहीं, वो भी कुछ। उसने बोला भैया पी की पावर गामा कांस्टेंट होना चाहिए, पी गामा v की पावर गामा माइनस 1 इंटू dp प्लस v की पावर गामा इंटू dp इक्वल टू
0 नहीं है, बस समझे। इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, v की पावर गामा अपॉन v। बीच में इक्वल टू का साइन आ जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना? यस सर। तो देखो ये तो गायब हो गया, इस चीज गया, v की पावर गामा v की पावर गामा क्या हो गया, गायब हो गया। v ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो गामा इंटू p किसके बराबर आएगा, माइनस v इंटू dt अपॉन dv। यस तो ये क्या चीज आ गया, बल्क मॉडुलस। तो इसने कहा गया फॉर्मूला जो होगा ना, वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, गामा p अपॉन 2। क्या बात समझ में? यस सर। और अब 330 के आसपास आंसर आ गया। सब लोग सीखा। तो लैप्लास ने क्या बताया, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये बात बताओ, अभी ज्यादा जल्दी आवाज पहुंच रही है, अब ज्यादा जल्दी पहुंच रही है, बराबर ही पहुंच रही है, आया ना? क्योंकि जिस स्पीड से डिस्टरबेंस चलता है ना, उसमें सोर्स का कोई लेना देना नहीं है। कहाँ पे सोर्स की फ्रीक्वेंसी कुछ तो नहीं है इसके अंदर, ये तो सिर्फ जो मीडियम उसकी डेंसिटी और उसकी इलास्टिसिटी से लेना देना है, आया ना? अब तुम्हें पता है v इक्वल टू अंडर रूट, किसने कहा दूर तक जाती है, तो एनर्जी के कारण जाती है, स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। दूर तक जाने का मतलब क्या है, स्पीड ज्यादा तेज हुई, ये गाड़ी है उसमें तेल डाल दिया, तेल डालने से उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो रेंज बढ़ जाती है। तो बस जितनी ज्यादा एनर्जी होगी तेरी वेव क्या उतनी दूर तक जाएगी, स्पीड थोड़ी बढ़ जाएगी, है ना? तो बात समझ में? बट सर एनर्जी में तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मैटर करते हैं, तो काइनेटिक मतलब से कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी को काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ही है ना, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, वेलोसिटी डिक्रीज होती है ना, पोटेंशियल की डिक्रीज होती है। वो तो मीडियम पार्टिकल है ना, वो तो एनर्जी ऐसे जाती है, जैसे क्यू में खड़ा धक्का मारा, एनर्जी आगे जा तो रही है और बंदे वही है। आया? अब सुनो, यहाँ तक समझ में आया? अब तुम्हें पता है ये फॉर्मूला पढ़ा था तुझे, PV इक्वल टू nRT। यस सर। तो ये भी पढ़ा गया, P इक्वल टू रो RT बाय F, ये भी पढ़ा होगा। तो P बाय रो को क्या लिख सकते हो, RT बाय F लिख सकते हो। यस सर। नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, अंडर गामा RT बाय M क्या है, अगर हम एयर की बात करूं एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा, आया ना? T टेम्परेचर, गामा इक्विवेलेंट एडियाबैटिक कांस्टेंट Cp/Cv होता है, नहीं है बात समझ में? R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो ये बात बताओ कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी या घटेगी, तो बढ़ेगी, तो अब ये बोलोगे बढ़ेगी, आया ना? अब बताओ हीलियम गैस है और ऑक्सीजन गैस है, किसमें ज्यादा स्पीड से चलेगी, हीलियम से। हीलियम के अंदर आवाज ज्यादा स्पीड से चलेगी, देख ले बेटा फॉर्मूला कम है, आया ना? यस, ये तो समझ में आएगा। अगर मान लो प्रेशर इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, P बाय रो कांस्टेंट ही होगा। प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास में तो डेंसिटी भी तो बढ़ जाएगी, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक इफेक्ट और पूछता है, तो मैंने दो का इफेक्ट बता दिया, कौन कौन सा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा डेंसिटी बोल रहा हूं, ह्यूमिडिटी, ये पूछा जाता है, ठीक है? ये पूछा जाता है कि इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा। अब ह्यूमिडिटी से क्या फर्क पड़ना चाहिए तुम्हारे, सुनो होता क्या है, ऐसे तो एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स फ्लोट करते रहते हैं,
लेकिन जब ह्यूमिडिटी होती है ना तो वाटर मॉलिक्यूल्स इन डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ लटक जाते हैं, डस्ट पार्टिकल को नीचे बैठाते हैं, तो उनकी जगह कौन ले लेता है? वाटर वेपर्स ले लेते हैं। अब बताओ डस्ट पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है या फिर वाटर? पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, डस्ट पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होती है या ना? तो ह्यूमिडिटी होने से जो एयर का मिक्सचर उसकी डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी? घट जाएगी। तो डेंसिटी घटने से स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ या ना? लॉजिक समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया? तो ह्यूमिडिटी बढ़ने से वेलोसिटी क्या देगी? इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज, नो चेंज। ये सारा लिख लो, पक्का पूछा जाए। पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे बच्चे लोग आ गए? अभी बहुत कौन का है?
No change. आ गया सर, मिटा दो।
आगे साधन है लेप्लास करेक्शन अब सुनिए इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो ठीक है दो वेव है उनका एम्पलीट्यूड का रेशियो है a1 by a2 दैट इज 2 by 5 इंटेंसिटी का रेशियो 4 by 2 स्क्वायर हाँ क्या करना है ठीक है अब सुनो ये तो करिए अब जो इंटरफेरेंस है ना जो इंटरफेरेंस है जैसे मैंने बोला तुम्हें दो टाइप का है एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या उससे भी पहले मेरे को बता y equal to 3 sin omega t plus ax 4 sin omega t plus ax 5 by 2 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है पाई पाई अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है 5 अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है तो इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट होगी यस तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी क्या होगी आई नॉट 2 आई नॉट भाई इसका मतलब 5 का स्क्वायर आई नॉट के बराबर आया ना तो √5 5√2 आया ना आई बात समझे इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 टाइम्स आई नॉट अब बताओ रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा 0 एक वेक्टर क्यों बनेगा दूसरा क्यों बनेगा रिजल्टेंट 0 तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी 0 अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी आई नॉट से सेम नहीं है ना क्या करते हैं ये 5 है ये 5 है ये 2 टाइम्स 5 हो गया ना और इसका स्क्वायर कर दो तो 4 आई नॉट हो गई ना 5 का स्क्वायर आई नॉट के बराबर आया तो इंटेंसिटी क्या होगी 4 आई नॉट तो जब भी दो सोर्सेज होंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है जब एम्पलीट्यूड ज्यादा से ज्यादा हो और मिनिमम क्या हो मिनिमम से जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो पाई अपोजिट डायरेक्शन बाकी इसके अलावा कहीं पे भी जो एम्पलीट्यूड होगा इन दोनों के बीच में वेरी करेगा ट्रायंगल लॉ के हिसाब से तो पता ही तो जब दो सोर्सेज इंटरफेयर करते हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो सकती है और मिनिमम 0 अब बताना मैक्सिमम इंटेंसिटी अब बताना मुश्किल है क्योंकि फिर आई नॉट का दिक्कत चलो तो इसका मतलब जब दो सोर्सेज मिलकर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है ना दो सोर्सेज मिलते हैं इंटेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दो सोर्सेज मिलते हैं और जब मिनिमम इंटेंसिटी होती है तो क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आंसर आपकी क्या है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
सबसे पहले तो देख के आइडिया लगा लो, एक वेव ये, एक ही वेव ये, रिजल्टेंट आए ना, इसको क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये क्या हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लॉजिक समझ में आया? यस सर। ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2 a1 a2 into cos phi, जो दो वेव के बीच है ये बस जनरल फॉर्मूला ये है, तो ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपका ये हो गया। यस सर। आया ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ए आया था मैक्सिमम, तो cos phi की मैक्सिमम वैल्यू थी, बाकी तो सब कांस्टेंट है, cos phi की मैक्सिमम वैल्यू कर दो। अच्छा ठीक है, आया ना, तो cos phi की वैल्यू क्या लीजिए 1, तो phi की वैल्यू क्या लीजिए 2n pi, आया ना, क्या लीजिए 2n pi, तो ये 1 होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा a1 plus a2, अरे यार यस a1 plus a2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट तो a1 plus a2 आ जाएगा। ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos phi की वैल्यू क्या होनी चाहिए -1 -1, आया ना, तो इसमें cos phi की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू मिनिमम तब होगी ना जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाए, तो a रिजल्टेंट किसके बराबर आ जाएगा a1 minus a2 के मैग्नीट्यूड का बस इतना मैग्नीट्यूड ले लेना, आया ना, इसका मतलब phi कितना हो जाना है चीज के अंदर 2n plus 1 या 2n minus 1 pi, आया ना भाई, पाई पे 3 पाई पे घूम के वापस आ जाता है ना नेगेटिव, क्या यहाँ पे बात समझ आ गई? यस सर। पक्का ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, दो सोर्सेज हैं a1 by a2 का जो रेशियो है वो 2/3 है, मेरे को बताओ i1 by i2 का क्या रेशियो होगा 4/9 और i मैक्सिमम अपॉन i मिनिमम, चलो इससे पहले बता दो a मैक्सिमम अपॉन a मिनिमम, यार मैक्सिमम क्या होगा सम कर दो और मिनिमम क्या होगा 1, तो मैं बोलूं i मैक्सिमम अपॉन i मिनिमम का रेशियो 25:1, आया ना, अब समझ में आने लग गया। अब मैं कहता हूँ a1 by a2 की वैल्यू मान लो 5/3, I maximum upon I minimum का रेशियो बताओ, that is constructive interference destructive interference 64/4, तो क्या हो गया 16:1 हो गया, लॉजिक समझ में आने लग गया। अगर मैं कहता हूँ a1 by a2 का रेशियो है 3:5 हो गया 7, i1 by i2 का रेशियो बताओ 9/49, भैया i1 by i2 दोनों बातों में अंतर है, पेपर में फंसोगे इसमें, कभी तो वो बोलेगा i1 by i2 का रेशियो बोलो निकालो, और कभी क्या बोलेगा i max upon i minimum का। अब i max upon i minimum का 100 upon, लॉजिक समझ में आ गया? अब देख के तो समझ में आ गया, पर वैसे सॉल्व करना नहीं आता तुम्हें, वही स्कूल में कैसे करेंगे वो बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूं, बाकी तुम समझ ही जाओगे। आप लिखोगे आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, a1 प्लस a2 का अपॉन होल स्क्वायर, इसमें से a1 a2 कॉमन बाहर निकालो, इसमें से a2 कॉमन बाहर निकालो, स्कूल में ऐसे ही करना है।
यहाँ तक आ गया? अब सॉल्व हो जाएगा? पर ऐसे क्यों कर रहा है? जब सीधा ही होगा। पर स्कूल में पर स्कूल में ऐसे ही करना पड़ेगा। तुम सीधा करते हो बोलो तो क्या करते हो? तो ऐसे कर रहा हूँ, उनको समझ में भी आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो चाहते थे ऐसे सॉल्व लिख लो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। अभी